So next question is resolving power of a telescope whose objective has diameter d. तो रिजॉल्विंग पावर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का इन्वर्स होगा, तो फर्स्ट से इसको लिख लीजिए या सेकंड से लिख लीजिए, एक ही बात से, तो बोथ आ जाएगा यहाँ पे, थर्ड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव सबटेंड्स एंगल टू बीटा एट द फोकस. If medium has a refractive index n, then it will just separate two objects placed at a distance. तो ये d minimum वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, और इसको आप सॉल्व करें तो ये फर्स्ट वन ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, पहले भी हमने किया, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट डेटा दिया हुआ है, तो फर्स्ट आ जाएगा इसमें. नेक्स्ट इज a beam of width having wavelength lambda spreads distance before it spreads due to diffraction. तो फ्रैक्शनल डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, तो सेकंड इसमें सॉरी फर्स्ट आ जाएगा इसमें. नेक्स्ट इज नेचुरल लाइट फ्रॉम सन इज, तो ऑब्वियसली अनपोलराइज्ड होता है, तभी शीशे में अगर आप उसको पोलरॉइड से देखेंगे तो वो इंटेंसिटी में चेंज होता है, उसकी सेकंड इज करेक्ट. नेक्स्ट अनपोलराइज्ड लाइट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस इन ट्रांसवर्स प्लेन. यस, लाइट वेव क्योंकि ट्रांसवर्स होती है, तो एक तो फर्स्ट इसमें करेक्ट है, तो फर्स्ट ही इसमें आ जाएगा. नेक्स्ट इज अ पोलरॉइड ट्रांसमिट्स, नहीं, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द स्पेक्ट्रल एक्सिस और द पास एक्सिस, तो उसको ही ये ट्रांसमिट करेगा. मान लीजिए कोई पोलरॉइड है और ये इसका पास एक्सिस है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे है, तो इसके दो कंपोनेंट करें, परपेंडिकुलर टू द पास एक्सिस एंड पैरेलल टू द पास एक्सिस. तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा तो केवल पास एक्सिस के अलोंग जो है केवल वही बाहर निकलेगा जो परपेंडिकुलर वाला है. दिस इज अब्सॉर्ब्ड ऑन ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द पोलरॉइड. तो ये कंसेप्ट यूज होता है यहाँ पे. नेक्स्ट इज द लाइट ट्रांसमिटेड बाय ए पोलरॉइड इज, तो ऑब्वियसली प्लेन ऑफ ऑसिलेशन फिक्स हो गए, तो पोलराइज आ जाएगा यहाँ पे, सेकेंड आएगा. Next is if light transmitted is viewed by another Polaroid by rotating it through 0 to 2 pi, तो आपने पूरा 360 डिग्री से घुमा दिया, तो मेलिस लॉ यहाँ पे यूज होगा, cos स्क्वायर थीटा, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा. तो इसमें आप देख सकते हैं कि 90, ये होगा आपका 180, ये 270 और ये आएगा 360. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम होगा, सो बोथ विल बी करेक्ट ओवर हियर, ऑब्वियसली नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट वन. तो नेक्स्ट इज पोलराइजेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, तो रिफ्लेक्शन से हो सकता है 90 डिग्री वाले कॉन्सेप्ट से. रिफ्लेक्शन एट एनी एंगल पे नहीं, ये एक्चुअली ब्रीवेस्टर एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगा, तभी ये पोलराइज हो पाएगी लाइट, तो सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट पोलराइजेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये भी 90 डिग्री पे होना चाहिए, तभी पोलराइज हो पाएगा, तभी जो कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में वो ऑब्जर्वर तक पहुंच पाएंगे. तो सेकंड विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज explanation of wave theory of light is attributed to insight and experiments of, तो all आ जाएगा इसमें. नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स कैन बी, दोनों हो सकते हैं, बहुत आ जाएगा. नेक्स्ट डिफ्रैक्शन फिनोमेना डिफाइंस लिमिट ऑफ, तो वेव ऑप्टिक्स की यहाँ पे जो है डिफ्रैक्शन की वजह से रे ऑप्टिक्स की लिमिट डिफाइन होती है, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस, जिसको फ्रैक्शनल डिस्टेंस कहते हैं, उसके बाद लाइट डिफ्रैक्ट हो जाती है. तो रे ऑप्टिक्स की लिमिट
डिफ्रैक्शन से ही डिसाइड होती है। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप इज सेट बाय वेवलेंथ और अपर्चर और बोथ। तो सेट दोनों से होती है बट प्राइमरीली वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। सो थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वेवलेंथ सपोर्ट्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी दोनों ही होते हैं, क्योंकि साउंड का एग्जांपल ले लीजिए, साउंड लॉन्गिट्यूडिनल है तो इंटरफेरेंस भी होगा, डिफ्रैक्शन भी होगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट पोलराइजेशन इज एग्जिबिटेड, ये केवल ट्रांसवर्स वेव्स में पॉसिबल होता है, तो सेकंड इज करेक्ट। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड complete questions from each line of NCERT, and in this discussion I have omitted very heavy calculations, very heavy derivations. These are all given in NCERT. The purpose behind this NCERT line to line question is that you should be thorough with each line of the NCERT in an optimal way, in a time in a way so that you can become an expert in NCERT lines by working within a few hours. And I think इसमें जो है 3 घंटे में ही आप ये पूरे चैप्टर की मास्टरी कर सकते हैं। सो इसका जो पर्पज़ है वो आपको फिज़िक्स सिखाने का नहीं है, इसका पर्पज़ केवल NCERT को कंठस्थ करना आप कह सकते हैं, कि टिप्स पे हो जाए आपकी NCERT हर एक लाइन। क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली NCERT से, अगर 2025 के नीट एग्ज़ाम को छोड़ दें तो उससे पहले के जो एग्ज़ाम्स हैं तो काफ़ी क्वेश्चंस NCERT से आते हैं, इवन 80 से 85%, और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से आए हुए हैं। तो NCERT जो आपको करना है ये मिनिमम एक है, और उसमें आपने देख भी लिया होगा डिस्कशन से कि कई क्वेश्चन बहुत एक्सेप्शनली ब्रिलियंट हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं तो बहुत डेप्थ में कुछ क्वेश्चंस हैं, और जहाँ तक मुझे लगा कैलकुलेशंस मैंने कोशिश की है ओमिट करने की, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैंने कैलकुलेशंस भी आपको करके दिखाए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन आंसर सेशन का मतलब कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस करना नहीं है। इसका मतलब है कि NCERT के पॉइंट्स, जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं और जो बेसिक टर्म्स हैं वो सब आपको आएँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा PYQs वगैरह मैंने नहीं लिए, क्योंकि वो PYQs एक नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जो आपके कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल जिसमें मैनिपुलेशंस हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। बट इस पार्टिकुलर वीडियो को बनाने का पर्पज़ है कि सबसे पहले आप NCERT आपकी टिप्स पे हो, ताकि NCERT से अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में तो वो कम से कम आपसे ना छूटे। और आप PYQs उठा के देख लीजिए, वेव ऑप्टिक्स के 90 से 95% क्वेश्चन यही हैं जो मैंने आपको बताया। नीट हो, चाहे एम्स का एग्ज़ाम हो, चाहे APMT होता था पहले वो हो, इवन JEE मेन के भी कई क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ से आ सकते हैं। एडवांस नहीं, क्योंकि एडवांस एक अलग लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कोई मेरे ख्याल से इसका यूज़ नहीं है बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, नीट और आपके JEE मेन, इवन CUET जो है, तो उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इन क्वेश्चंस का है। तो अगर आप ये क्वेश्चंस के थ्रू थोरो हो जाएं एक बार, और एक लिमिटेड टाइम में थोरो हो जाएं और उसको 3-4 बार आप रिवाइज कर लें, तो मेरे ख्याल से पूरी NCERT आप टिप्स पे कर सकते हैं, और बहुत कम समय में आप NCERT के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो इस सीरीज़ के पीछे जो मेन कारण है वो ये है कि आपका इसमें कीमती समय नष्ट ना हो बहुत ज़्यादा सोचने समझने में, क्योंकि NCERT की लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है, वो पैटर्न की फॉर्म में नहीं है। तो वो मैंने छोटे छोटे पार्ट्स कट करके एक एक लाइन को चुना, उस पर क्वेश्चन बनाया, ताकि आपको उतने फिजिकल लेवल पे एफर्ट्स या मेंटल लेवल पे उतने एफर्ट्स ना करने पड़े, और आपका पूरा ध्यान फोकस्ड हो क्वेश्चन आंसर सेशन पे, और क्वेश्चन से आंसर निकालना आप सीख पाएँ। आई होप ये जो NCERT क्वेश्चन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इफ़ेक्टिव रहेगा आपके लिए, और आप अच्छे तरीके से NCERT को कवर कर पाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।